प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। संदीप भाई, हर हर महादेव। दर्शकों, मेरी आपसे अक्सर बातचीत होती रहती है बाबा जी के संदर्भ में कि पंजाब सिख धर्म और यह जो एक खालिस्तानी और इस प्रकार से यह पूरा जो तंत्र है, इसके बारे में बाबा जी से बेहतर मुझे कहीं और से जानकारी नहीं मिलती, तो आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। आज 3 नवंबर और कई बार ना कई चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको दिखें और आपको नहीं दिखती। थोड़ी सी एक लगता है कि अच्छा लोग भूल गए क्या। बाबा जी, 3 नवंबर को कांग्रेसियों ने दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया था। क्या सिख लोग ये बात भूल गए? कोई तो वो तो 4 साल छाती नहीं बाद ही पीट भूल रहा। गए थे। 4 साल बाद ही भूल गए थे। आज तो 2025 हो गया ना। 4 साल बाद ही सरकार बनवा दी थी कांग्रेस की पंजाब में। आज आप किसी से बात करके देख लीजिए, वो कहते वो तो आरएसएस की साजिश थी। जी हां, आज बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि 84 का नरसंहार आरएसएस की साजिश थी। इसीलिए एसआईटी पहली बार मोदी काल में ही चालू हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में। एसआईटी अगर बनी तो मोदी जी के कार्यकाल में बनी। जी, मैं सर आपको ये क्यों बताऊं, नहीं? जी जी सर, ये क्या प्रवृत्ति सर? जिसने मारा उसी के हो गए, ये कौन सी प्रवृत्ति? बताता हूं, बता सर, उस पर बड़ा विस्तार से आज इस पर चर्चा होगी। हम्म, 84 1984 में हमारा परिवार अंबाला रहता था। मैं हम्म, पिताजी ने मुझे भेज दिया अखाड़े में। हम्म, उसी दिन सुबह 9 बजे मैंने अंबाला से बस पकड़ी। 200 किलोमीटर का रन है। उन दिनों 3-3.5 घंटे में बस पहुंच जाती थी। एक साइकिल और एक बक्सा बस के ऊपर लाद दिया गया। बस चली, करीब 9 साढ़े 9 चली। 11 बजे के आसपास करनाल में एक तरफ ट्रैफिक खड़ा कर दिया। रुक गया ट्रैफिक। 11 10:30 11 बजे, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 2 बजे एक यात्री के पास, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम हो गया था, जीटी रोड था ये। हम्म, हालांकि उन दिनों ये एक सिंगल रोड हुआ करता था, 4 लेन भी नहीं था। हम्म, तो बीबीसी पे एक खबर आई कि दिल्ली में इंदिरा जी पे कोई हमला हुआ है। हम्म, सिर्फ इतनी खबर आई। करीब 2 बजे, हम्म, 3 बजे गाड़ियों का एक काफिला, जिसमें कम से कम 20 गाड़ियां रही होंगी, बहुत तेज गति से उस रोड से निकला, जबकि रोड पर ट्रैफिक तो रुका हुआ था। तो मेरे साथ एक यात्री खड़ा था। उसने बोला, पंजाब और हरियाणा दोनों के सीएम एक साथ जा रहे हैं। तब तक हमें पता नहीं था क्या हुआ है। और ये बात है करीब 3-3:30 बजे की। ये मेरे प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूं। हम्म, 3-3:30 बजे के आसपास पंजाब और हरियाणा के दोनों सीएम चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ गए हैं। शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ट्रैफिक छोड़ दिया गया। हमारी बस, अब यही नवंबर के दिन थे, 31 अक्टूबर की बात है ये, आईएसबीटी पे बस पहुंची है लगभग 6:30-7 बजे। धुंधलका हो रहा था, बस अड्डा एकदम सन्नाटा था। तो जैसे ही बस आके रुकी तो एक वो नीले कपड़े वाले कुली आईएसबीटी पे तैनात रहते हैं, उसको मैंने बोला। उसने मेरा बक्सा और साइकिल ऊपर से उतारा। मैंने उसी से पूछा क्या हुआ है दिल्ली में। तो वो बोला, इंदिरा जी नहीं रही। सर, मैंने उस साइकिल पे अपना बक्सा लोड किया और मेरी मौसी रहती थी सब्जी मंडी घंटा घर के पास। चंद्रावल नाम का एक मोहल्ला है, बड़ा कुख्यात मोहल्ला था। गुजर बहुत बदमाश थे वहां के गुजर, पुराने जमाने में गैंगस्टर थे।
सर मौसी जी चंद्रावल रहती थी, पूरी दिल्ली में एकदम कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, अघोषित कर्फ्यू था, कर्फ्यू लगाया नहीं गया था, अघोषित था, पूरी दिल्ली बंद पड़ी थी, एकदम सन्नाटा। मैं वहां पहुंचा हूं सर, ये थी 31 की रात, शाम को दिल्ली में शायद 4-1 बजे डिक्लेयर हुआ था कि इंदिरा जी नहीं रही। राजीव गांधी वहां कहा, श्री पेरम्बदूर या पता नहीं कहां पे प्रचार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ था, वहां से बुलाए गए। कलकत्ता, कलकत्ता, हाँ कहीं थे, बाहर थे दिल्ली कलकत्ता से, से। वहां से बुलाए गए। आनन फानन में उनको अगले दिन शपथ दिलाई गई। इंदिरा जी का शव जो है अंतिम दर्शनार्थ रख दिया गया। 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर सकुशल बीत गया। 1 नवंबर को शपथ हुई, ये प्रधानमंत्री बने। 2 नवंबर को इन्होंने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती हिलती है। मुझे याद है जब लोग उनके, इंदिरा जी के शव के दर्शन कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो एक अर्जुन दास या किसी एक पार्षद ने ऑन कैमरा, नेशनल टीवी का कैमरा जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, खून का बदला खून से लेंगे, ये नारा लगाया। तो वहां पे तुरंत राजीव गांधी ने खुद आके उनको रोका। ये इट इज ऑल ऑन कैमरा, ये सब इसके आर्काइव्स मौजूद हैं। सर पहली रात सकुशल बीती है, दूसरी रात सकुशल बीती है, तीसरे दिन सुबह थोड़ा बहुत थपड़म थपड़ा, किसी को पकड़ के 2 थप्पड़ मार दिया, ये सब हुआ है। 3 तारीख की रात को विधिवत, मतलब पूरे 2 दिन कांग्रेसियों ने प्लानिंग की है, पूरे 2 दिन। 3 तारीख को प्रॉपर फुल फ्लेज्ड दंगा शुरू कराया। दंगा कराने तैयारी में वालों वोटर लिस्ट का भी काफी प्रयोग किया गया। नहीं सर, उतना ही नहीं, पहले 2 दिन तो बाकायदा, अच्छा दंगा मेन कराने वाले थे दिल्ली में कांग्रेस के पार्षद। जो पार्षद होता है उसको एक एक गली, एक एक मोहल्ले का, एक एक घर का वो होता क्योंकि है। तब विधानसभा नहीं थी सर, तब पूरा दिल्ली जो है कंट्रोल होता था, यूनियन टेरिटरी थी, सेंटर से ही कंट्रोल होती थी और पूरी दिल्ली दिल्ली, नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि बस वही लोकल पॉलिटिक्स थी फिर, और वही फिर लोकल लोकल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं होती थी। थी। और ये सब ललित माकन, अजय अर्जुन माकन के दास, बाप। अर्जुन दास, ये टाइटलर फाइटलर, ये सब लोग जो है ना, HKL भगत वगैरह, ये सब पार्षद हुआ करते थे उन दिनों। इनको बाद में टिकट देके सांसद बनाया है राजीव गांधी ने 84 के चुनाव में, लोकसभा में। अर्जुन दास का मेन नाम था। ये ललित माकन, अब ये क्या नाम भाई, जो जिसको बाद में सजा हुई, उम्र क्या है भाई, सज्जन टाइटलर कुमार, सज्जन कुमार। सज्जन कुमार, ये सब, इन लोगों ने कमलनाथ। सर पूरे 2 दिन तैयारी की और एक एक परिवार को चिन्हित किया बाकायदा, और उसके बाद दंगे की प्लानिंग करके दंगा शुरू कराया गया। उससे पहले का एक दृश्य बता देता हूं। मैं जब बस अड्डे से साइकिल पे अपना बक्सा लाद के पहुंचा हूं, तो एक चौराहा है जिसको मलकागंज बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ठीक बगल वाला इलाका है ये। मलकागंज चौराहे के बगल में कोल्हापुर रोड पे सेठी बेकर्स नाम की एक दुकान थी। एक सरदार जी थे सेठी साहब, उनकी दुकान के आगे बाकायदा ढोल बज रहा था और कुछ सरदार जी लोग भंगड़ा डाल रहे थे, और सेठी साहब ने अपनी पूरी बेकरी जो है खोल दी थी, और वो खुशी मना रहे थे इंदिरा गांधी के मरने की, और बाकायदा केक, पेस्ट्री, बिस्किट बांट के पूरी बेकरी खाली कर दी थी उस आदमी ने। और मलकागंज में खटीकों की एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन रहती थी, आज भी रहती है, और पूरे इलाके के खटीक वहां पे मुफ्त में केक, पेस्ट्री का मीठा उड़ा रहे थे, और सरदार जी लोग ढोल बजा के डांस कर रहे थे। ये बात है 31 तारीख की शाम की, जब मैं आया हूं। और फिर जब 2 दिन बाद सर दंगा शुरू हुआ, तो उसी मलकागंज के उन्हीं लोगों ने
सबसे पहले उसी सेठी साहब को, सब परिवार, और उसी मलकागंज चौराहे पे जलते हुए टायर और आग की। खैर वो सब बातें तो सारी दुनिया को पता है। सर आपने ये सर कहा एक, 3 आपने चूंकि नवंबर को 3 नवंबर को पूरी दिल्ली का फुल फ्लैश दंगा मैंने अपनी आंख से देखा है। 3 नवंबर, आज का दिन, 2 दिन एकदम फ्री हैंड था, फुल फ्लैश दंगा हुआ। अनऑफिशियल फिगर तो 6000 लोगों की है। कर्फ्यू लग गया, उसके बाद आर्मी आई, उसके बाद पूरे 48 घंटे के बाद आर्मी आई, जबकि आर्मी उसी दिल्ली में मौजूद थी। अरे दिल्ली कैंट कहाँ है सर? बगल में तो कैंट है। है दिल्ली में। अरे 2 दिल्ली दिन बाद कैंट आर्मी आई। नहीं सर 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 सर, पश्चिमी दिल्ली जानी जाती है, राजेंद्र नगर और इत्यादि, आपका ये जनकपुरी और पूरा ये जो इलाका है, यह जाना जाता है। यहाँ पंजाबी सिख बसे हुए हैं और दिल्ली कैंट वहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है। पंजाबी बाग से दिल्ली कैंट 10 से 12 किलोमीटर दूर है बस। सर इसके बावजूद मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो उस दिन आर्मी बुलाई गई थी वो मेरठ कैंट से बुलाई गई थी। मेरठ 70 किलोमीटर दूर है। फिर कर्फ्यू लगा, दंगा शांत हो गया तुरंत। 2-3 दिन कर्फ्यू रहा। कर्फ्यू के बाद अब मैं फंस गया था। मैं तो आया था अखाड़े के लिए, अब मुझे लगा यार भागो दिल्ली से। तो मैं वही साइकिल लेके सर ये पता लगाने के लिए बस स्टैंड की तरफ गया कि देखूं बसें चल रही हैं कि नहीं चल रही, चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी। तो सर पूरी दिल्ली तो बंद थी। तो एक जगह मुझे लगा कि कुछ कई लोग दिखाई दे रहे हैं। जब पूरी दिल्ली बंद हो तो कहीं 10-20 लोग भी दिखाई दे, 50 लोग तो आप, तो मुझे लगा यार यहां बहुत लोग हैं। फिर मुझे लगा यार कुछ बदबू सी आ रही है। तो मैंने ब्रेक मार के मैं ऐसे जायजा ले रहा था, तो मैंने देखा कि मैं एक ट्रक के बगल में खड़ा हूं। तो मैंने जब ऊपर करके देखा तो मेरे मुंह से करीब 1 फुट दूर यहां पे एक ट्रक से एक जला हुआ हाथ ऐसे लटका हुआ था। सर मैं लिटरली घबरा गया। अरे मैंने कहा ये क्या? मैं उस ट्रक से थोड़ा सा दूर हुआ, तो मैंने जब ट्रक को देखा तो वो ट्रक नीचे से ऊपर तक जली हुई लाशों से पूरा ऊपर तक, जैसे धान के बोरे लोड होते हैं ऐसे लोडेड था। अरे मैंने कहा ये क्या है? तो मैंने देखा अरे यहां तो 20 ट्रक खड़े हैं भाई। तो फिर मैंने ध्यान दिया, अरे मैं 30 हजारी पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ा हूं। अभी भी है, आज भी है वो 30 हजारी पोस्टमार्टम हाउस। सर मैं करीब 10 कदम आगे बढ़ के मैंने जब उस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर निगाह मारी तो कई एकड़ का कंपाउंड होगा, 1 एकड़ से ज्यादा का। सर जैसे एफसीआई के गोदाम में बोरी के ऊपर बोरा गंजा होता है ना, ऐसे लाशें गंजी थी। और 20 ट्रक कम से कम उसके बाहर खड़े थे, क्योंकि अंदर लाशें रखने की जगह नहीं बची थी। और वहां पे वो जो लोग दिखाई दे रहे थे वो लोग थे जो कि अपने बच्चों की डेड बॉडीज लेने आए हुए थे। और मुझे आज भी ताज्जुब होता कि इतने लोगों में उन्होंने पहचानी कैसे होंगी। सर मुझे याद है एक फिएट में एक सिख परिवार, जिसमें 2 बुजुर्ग थे और एक लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल की रही होगी, वो उस फिएट कार के पास खड़ी होकर ऐसे सिर टिका के रो रही थी। मुझे वो दृश्य आज तक भूला नहीं। सर ये किया है इन कांग्रेसियों। पहले पूरे पंजाब को जानबूझ के जलाया, पूरे पंजाब को आग में झोंक दिया, पूरा पंजाब का टेररिज्म क्रिएट किया।
खालिस्तान का भस्मासुर पैदा किया, उसको स्वर्ण मंदिर में घुसाया, कब्जा करने दिया, जब पूरा पूरा वो आर्सेनल का घर बन गया, और जब हो गया कि नहीं अब तो ये तो खालिस्तान कल डिक्लेयर हो जाएगा, तब जाके फिर उस पर आर्मी भेज के पहले उसको आतंकवादियों से और हथियार से भरने दिया। संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने, संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के अपने पैसे से, अपने चेक से ये वो संत क्या बोलूं उसको मैं, उसका नाम क्या आगे लगा हुआ है, भिंडरा वाले के एक्सपेंसेस पे किए जाते थे, होटल्स के, पता नहीं किस चीज के। भिंडरा वाले was selected in an interview where 3 people were shortlisted. वो कौन है, वो जीवीएल सिद्धू साहब है कौन, उन्होंने वो पूरा वो वृतांत बताया है, यूट्यूब पे दर्शक देख लेंगे। हाँ बताइए जरा, वो किताब आपके पास है मुझे पता है। यस, जीबीएस सिद्धू। कमलनाथ और संजय गांधी ने, कमलनाथ और संजय गांधी ने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से भिंडरा वाले वो सिलेक्टेड बिकॉज ही वॉज अ गुड ओरेटर। और सुनिए, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा पंजाब इन्होंने जला के रख दिया, तो आईबी ने कहा कि आपके ऊपर खतरा है, अपने इन सिख बॉडीगार्ड्स को हटाइए। तो इंदिरा जी ने मना कर दिया, नो नो नो, इट विल गिव अ वेरी बैड मैसेज। आईबी ने कहा था कि नहीं, आपके जितने सिख बॉडीगार्ड्स हैं इनको हटाइए यहां से, खतरा है। नहीं हटाया, अंत में उन दोनों ने मार दिया। और बाकायदा इन राजीव गांधी ने दिल्ली में घूम घूम के दंगा कराया। एक एक घर को चिन्हित करके। सर एक छोटी सी बात और, एक भी एफआईआर नहीं हुई जिन लोगों ने कराया, कभी किसी को जेल का मुंह या किसी कुछ भी नहीं देखना पड़ा, एक दिन का आज कोर्ट तक नहीं फेस सिर्फ करना। ओनली 39 पीपल वर कन्विक्टेड, ओनली 39। सर कांग्रेसियों का सबसे बड़ा जो वोट तंत्र है या जो जमीन पर उनका सपोर्ट है वो मुसलमान है। दिल्ली में लोग भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। संभल में 1976-77 की जो दंगों की कहानी आई, वहां पर यह उन्होंने किया कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने हिंदुओं के गले में टायर डालकर जलाया, और संभल की सारी बात दबा दी गई। वो तो ये योगी जी और स्वाति गोल शर्मा जी ने, जर्नलिस्ट उन्होंने निकाला, योगी जी ने पूरी इसकी फिर फैक्ट फाइंडिंग कराई। गले में टायर डाल के जलाना, यह तो सर एक, मतलब जैसे एक आप नहीं बताते कि सल्ला फेर दिया तो इसका मतलब है कि किया किसने, मुसलमान ने किया। गर्दन पर जो कटे का निशान होता है उससे पता चल जाता है कि ये किसका कार्य है। तो गर्दन में टायर डाल के चलाना ये भी तो उन्हीं का कार्य हो सकता है सर, कि नहीं होगा? ये वोटर रहे हैं, दक्ष रहे हैं इस सब मामलों में, 47 से करके आ रहे हैं। जब दिल्ली में अभी दंगा हुआ तो किसने किया? तो यह भी तो एक फूट। और क्योंकि सर इसमें एक बात बता रहा हूँ, क्या नाम है उसका, सलमान खुर्शीद का, उसकी किताब में लिखा हुआ है, खुद लिखा उसने कि 84 में दंगा हो रहा था हिंदू और सिखों में, हम बड़े खुश थे कि चलो इनकी एकता तो टूटी। यह भी एक बात हो सकती है कि देवर पार्टिसिपेंट्स बट दे डिडंट कम इन फ्रंट, हिंदुओं के ही नाम आए सामने। सर एक बात बताऊं आपको, पर कराया तो कांग्रेसियों ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक बात बताऊं आपको, कुआं तो एक तो कांग्रेसी का ही है। दंगाइयों की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं, पर सर सवर्ण हिंदू कभी भी ये काम नहीं करता। सर
अब ये तो पूरी ये पहेली ही रहेगी और अब हमेशा पहेली रहेगी, क्योंकि इसकी कभी जांच हुई ही नहीं। इसको कभी कांग्रेसियों ने, सर कभी कोई आज तक एफआईआर तक नहीं प्रॉपर दर्ज। आप देख लीजिए ना कि इतना बड़ा नरसंहार, अच्छा छोड़िए उसको, एक रात में दिल्ली में 6000 लोग मारे गए थे। विकिपीडिया पे जरा नेल्ली दंगा, नेल्ली नरसंहार को जरा सर्च कर लीजिए। आसाम। असम, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन convicted for 6,000 killings, and it was all organized by Congress. सर कश्मीर सर वाला, एक जांच कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट ही आज तक सबमिट नहीं हुई या टेबल नहीं हुई, पब्लिक डोमेन में नहीं आई, नेल्ली नरसंहार की। सर 6,000 people, sir, 6,000 people killed in one night. 10,000 चित्पावन ब्राह्मण मारे गांधी के मरने के बाद। किसी को हवा ही नहीं। एफआईआर थोड़ी, रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अहिंसा के पुजारी कहते हैं। बैन आरएसएस होनी चाहिए, गांधी की हत्या के लिए बैन आरएसएस होनी चाहिए। उन 10,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या का हिसाब कौन देगा? एक एक आदमी के बदले सर इन्होंने 10,000 मारे हैं, हमेशा हमेशा। और खुद अपने कुकर्म पहले करो और फिर कोई तुम्हारे कुकर्म रोकने के लिए तुमको निपटा दे उस एक इंसान को, तो उसके बदले तुम 10,000 मारो। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। देखो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सेम काम हुआ, तो नेहरू किए तो राजीव काहे नहीं करेगा? करेगा। और संजय गांधी ने कम कराया या इंदिरा गांधी ने कम कराया? दिल्ली भी तो इंदिरा गांधी के टाइम का है ना सर, कब का है? हाँ, दिल्ली इंदिरा गांधी सर। और मैं अब एक सवाल, सर एक सवाल मैं सिखों से पूछना चाहता हूँ। 84 को तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए कि तुम से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस नहीं, उसको याद करते हैं दूसरे तरीके से। उसको याद करते हैं हिंदुओं पर अपना आक्रमण करने के लिए, खालिस्तानी उसका इस्तेमाल करते हैं। ना, उसको इन्होंने प्रेजेंट ऐसे किया कि हिंदुओं ने सिखों का कत्लेआम किया। उसमें से इन्होंने बड़ी सफाई से इंदिरा गांधी और उसके परिवार और कांग्रेस को निकाल दिया, कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा ये हिंदुओं ने, देखिए नैरेटिव चेंज कैसे किया कि इट वाज अ हिंदू जेनोसाइड कंडक्टेड बाय हिंदूज ऑन सिख्स। तो फिर हिंदू तो फिर जो कुछ ये तो वो तो आरएसएस ही करती है। नहीं, इन्होंने सर नारे लगाए, गाने गा रहे थे खालिस्तानी आंदोलन के समय में, मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा गांधी, मर जा गांधी, मर जा सोनिया गांधी, मर जा राजीव के नारे लगे। आज तक मैंने तो सर 1980 से लेकर आई हैव बीन फॉलोइंग दिस पंजाब इंसर्जेंसी या एक्सट्रीमिज्म या जो भी आतंकवाद आप ये जो कुछ भी या खालिस्तान आंदोलन कह लीजिए, आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर 1978 में मुझे याद है मैंने अखबारों में ये पढ़ना शुरू कर दिया था। 1978 में जब वो बाबा गुरबचन सिंह की पहली किलिंग हुई है, निरंकारी बाबा की, वहां से जो माहौल खराब होना शुरू किया, वो उसके बाद लाला जगत नारायण की हत्या, उसके बाद पंजाब केसरी के मालिक उनके बेटे लाला रमेश चंद जी की हत्या, वहां से लेकर आज तक आई हैव बीन फॉलोइंग दिस। मैंने आज एक चीज और सर, के मुंह से मर एक जा। चीज और सर, ये जो लोग हैं, ये जो हिंदुओं को बोलते हैं कि सिख हमारे, ये बड़ी सफाई से वो हिस्सा भी गायब कर देते हैं 84 से 78 और 84 के बीच का हिस्सा, जब पंजाब में हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे थे भिंडरावाले के कारण, और इसको कांग्रेसी मरवा रहे थे। सर मजे की बात है, ये खुद को विक्टिम बना, जो मार रहे थे हिंदुओं को बसों से उतार उतार के, वो खुद को विक्टिम प्ले करते हैं कि धक्का हमारे साथ हो रहा था। ये कहते हैं सिखों के साथ धक्का हुआ, जिसने किया उसको ब्लेम ही नहीं करते, हिंदुओं को ब्लेम करते हैं। इन्होंने खुद सिखों के साथ भी अत्याचार किया है सर। पूरी इंसर्जेंसी में सबसे ज्यादा मरने वाले सिख बच्चे थे।
जो खालिस्तानियों ने मारे। जब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो भी ये चलता है ना, तो पंजाब के जो समझदार सिख होते हैं ना, वो बोलते हैं, ओए साले तुसी तो कनेडे बैठे हो, साडे मुंडे इतने मरनगे। 80 से लेकर 94 भी किसके बच्चे मरे थे? हमारे बच्चों। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक बात बताया करते थे, कहते हैं 80 के दशक में हम लोग भी भिंडरावाले की कैसेट सुन के बड़े खुश हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी और दादाजी एक बात बोला करते थे, पुत ये जड़े कंडे बो रहा ना, ये सानू अपने अखा तो चुकने पैने हैं। मतलब ये जो कांटे बो रहा है, ये हमने अपनी आंखों से ऐसे उठाने पड़ेंगे। कहते सानू वो गल समझ नहीं आउंदी सीगी उदों, असीं न्याणे सीगे। सानू भिंडरावाले दीयां गल्लां बहुत सोहणियां लगदियां सी, असीं भी बहुत सुणदे सी। साडा प्यो कहंदा हुंदा, पुत्त ये बहुत गलत हो रहा। वो कहते हैं 10 साल के अंदर इन्हीं से बचने के लिए हमें अपना घर अपने हाथ से तोड़ना पड़ा था। क्यों? उनके खेत में उन्होंने एक कोठी बनाई थी, तो जब माहौल खराब हुआ तो ये उस कोठी को छोड़ के जो है गांव में वापस शिफ्ट हो गए। तो उस कोठी पे आने लगे रात में आतंकवादी। वहां पे माहौल ये बन गया था कि आतंकवादी रात में मुर्गा भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं और लड़कियां भी मांगते हैं। तो जिसके घर आतंकवादी रुकते थे उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होने लग गई। तो बहू बेटी पे नजर ले आता। कोठी गांव में खेत पे अकेली थी, अपने हाथ से अपना घर तोड़ा था जिससे कि आतंकवादी यहां रात को रुक न सके। कहते हम ही लोगों ने, जो कि भिंडरावाले की कैसेट सुन के बहुत खुश होते थे, अपने हाथ से अपना घर तोड़ा था। और उसी गांव में फिर एक दिन आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा के मारा। सर, अगर केपीएस गिल जी के माध्यम से पंजाब पुलिस ने, एकमात्र स्टोरी है, एकमात्र इतिहास में घटना है जहां पर पुलिस ने एक पूरी इंसर्जेंसी निपटाई, वो केपीएस गिल जी के अंडर में था। उसमें पंजाबी सिख, उसको ये पंजाब का बुचर बताते हैं जिसने पंजाब को बचा लिया। उस पुलिस में सिख भी तो शामिल थे। तो वो पंजाबी पुलिस सिख ने क्यों खालिस्तानियों को मारा? था। क्यों खालिस्तानियों को मारा, निपटाया? सर बिल्कुल, ये उस पंजाब पुलिस के सिखों में क्यों नहीं भिंडरावाले के प्रति कोई मोह ममता थी? उन्होंने उसका घटियापन देख लिया था। सर, अब कहीं एक वीडियोस में भी है कि जब यह लोग घुसे हैं ब्लू स्टार के बाद, वह तो पता नहीं बेअदबी की लोग बात क्यों नहीं करते हैं। कितनी लड़कियों की लाशें, क्या क्या घटियापन, क्या गंदगी थी। और बाद में फिर 87 में भी फिर उन्होंने कब्जा किया था फिर से। सर वो इनफैक्ट ना, वो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, हरिमंदिर साहब कॉम्प्लेक्स अलग है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है जहां पे गुरु ग्रंथ साहब विराजते हैं, वो मंदिर अलग है। उसके सामने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, हाँ, वहां पे वो सब काबिज था, वहां पे वो सब काम हो रहे थे। वहां पर लड़कियों की लाशें और पता नहीं क्या आर्मी ने सारा उसको इवैक्यूएट कराया था, वहां से सब खाली कराया था। हरमंदिर साहब की तरफ तो एक भी कुछ भी हुआ नहीं था। कभी एक ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। ये लोगों को, आम लोगों को पता नहीं है। हरिमंदिर साहब में, हरिमंदिर अलग है, वो पौंड के बीच में, सरोवर के बीच में स्थित है। उसके सामने जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था जी। तो सर, इस क्लैरिटी के साथ आज चर्चा का समापन करते हैं। और यह सबको समझना आवश्यक है कि क्या सही क्या गलत, गलत करने वाले किस तरीके से गलत करने वालों के साथ ही जाके, मतलब अजीबोगरीब ये खालिस्तानी माहौल, ये दंगा 84 का। और समाज ने अगर अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया तो समाज के साथ क्या होता है? जो मारता है उसी के साथ जाके सो जाते हो, जो बचाता है उसी के मर जाने के गीत गाते हो, और फिर अपना सब कुछ खो देते हो, फिर जमीन छोड़ते हो, फिर कहीं और जाते हो। एक समाज को इसकी आवश्यकता नहीं है यदि अपना विवेक इस्तेमाल करे तो। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आज के दिन यह बात करना बड़ा आवश्यक लगा हमें, और आपके माध्यम से हमें रिक्वेस्ट है कि कृपया यह बात और लोगों तक जरूर पहुंचे। इसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ क्लैरिटी है, आवश्यक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा जी का चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, और हमारा चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अपनी पीड़ा जो आज हमसे साझा की है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।